गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर। हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमें देखना है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की विधियाँ। जीवाणु निम्नलिखित तरीकों से प्रजनन कर सकते हैं। जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये कई तरह से रिप्रोडक्शन इनमें होता है। आपको यदि याद हो तो मैंने जब पहले प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ाया था तब भी मैंने इनके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया था, है ना। तो ये कितने तरह से होता है, एक तो वेजिटेटिव होता है, दूसरा एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस किस तरह से होता है, वो भी 3 प्रकार से होता है। एक तो बाइनरी फिजन द्वारा, बडिंग द्वारा और फ्रेगमेंटेशन द्वारा। ठीक है, फिर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि एंडोस्पोर के फॉर्मेशन के द्वारा होता है, और लास्टली होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, ट्रांसडक्शन के द्वारा और कंजुगेशन के द्वारा। ये सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं यूक्लिना, पैरामीशियम में, अमीबा में, इनमें हम सारा ये रिप्रोडक्शन का मेथड पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन सबसे पहला हम देखते हैं कि किसके द्वारा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे पहले बाइनरी फिजन द्वारा, या जिसको हम कहते हैं द्विविखंडन। द्विविखंडन से मतलब क्या हो गया, 2 में विभाजित हो जाना या उनका विखंडन हो जाना, 2 में बट जाना, जिसको हम कहते हैं द्विविखंडन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, बाइनरी फिजन में बैक्टीरिया कोशिका का विभाजन 2 समान संतति कोशिकाओं में होता है। किसमें, ये किसमें बन जाती हैं, 2 सिमिलर डॉटर सेल्स इसमें बन जाती हैं। एक सेल का डिवीज़न होता है और इससे क्या बन जाती हैं, 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं, जिसके दौरान जीवाणु गुणसूत्र कोशिका झिल्ली से जुड़ जाते हैं। कहाँ जा कर के जुड़ जाते हैं, क्रोमोसोम की सेल से मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़ जाते हैं और रेप्लिकेट होते हैं, यानी प्रतिकृति बनाते हैं, मतलब रेप्लिकेशन करते हैं, कॉपी बनाते हैं। कोशिका के विस्तार के साथ संतति गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। जैसे जैसे सेल में डेवलपमेंट होता है और ये 1 से 2 अलग अलग डेवलप हो जाते हैं, 2 अलग क्रोमोसोम बन जाते हैं इसके। ठीक है, इसके बाद एक क्रॉस भित्ति अलग अलग संतति गुणसूत्रों के बीच बनता है। जो क्या होता है, ये क्रॉस वॉल जो होती है वो कैसे बिल्डअप होती है, 2 सेपरेट डॉटर्स क्रोमोसोम को सेपरेट करती है। इस प्रकार कोशिका को 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित करता है। संतति कोशिकाएं 20 से 30 मिनट के भीतर मैच्योर हो जाती हैं तथा अनुकूल परिस्थितियों में उनमें से कुछ 20 से 30 मिनट में विभाजित हो जाती हैं। मतलब लगभग 20 से 30 मिनट में मैच्योर भी हो जाती हैं और डिवाइड भी हो जाती हैं। ठीक है, अब ये हम देख लेते हैं किस तरह से होता है। सबसे पहले एक हमने स्ट्रक्चर लिया बैक्टीरिया का, सेल रेप्लिकेशन हो रही है जिसमें कोशिका अपने डीएनए की प्रतिकृति बनाती है। ठीक है, अब एक सेल है जिसमें सेल वॉल है, अंदर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है और रेप्लिकेट डीएनए है। जो अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, रेप्लिकेट डीएनए है। ठीक है, और इसमें अंदर क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियोइड होंगे। ठीक, अब यहाँ पे कैसे होगा, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि क्या होता है कि इनमें खिंचाव होता है। जो इनका जो सेल वॉल होती है उसमें खिंचाव होता है और इसका साइटोप्लाज्म इसको क्या करता है, इसको डिवाइड कर देता है। जैसे कि हम सेकंड वाले में देखें, इसमें यहाँ पर हम देखेंगे क्या हो रहा है। इसमें डीएनए अणुओं को अलग करके साइटोप्लाज्मिक झिल्ली बढ़ जाती है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, पहले हमने इसको लिया, पहले तो ये हमने एक पूरा ले लिया। ठीक है, अब इसमें ये यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, सेल वॉल है बाहर ये। ठीक है, फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है और उसके बाद में क्या है, रेप्लिकेट डीएनए है ये, और यहाँ पर ये क्या भरा हुआ है, ये न्यूक्लियोइड भरा हुआ है। अब क्या हो रहा है, इसमें डीएनए अणुओं को अलग करने के लिए क्या होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म है, अंदर ये जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है लिक्विड, ये पूरा, ये क्या करता है, ये उसको झिल्ली को बढ़ा देता है ना, मेम्ब्रेन को बढ़ा देता है। अब जब खिंचाव होगा किसी चीज़ में तो उससे क्या होगा कि बीच में यहाँ पर इस जगह पर गैप बनने लगेगा। ये देखो यहाँ पे ये बन रहा है इस तरह से। अब फिर ये इतना खिंचाव होगा कि ये दोनों सेपरेट अलग अलग अपने क्या बना लेंगे, सेल वॉल इसकी बन जाएगी और अलग अलग बैक्टीरिया का निर्माण हो जाएगा।
इस तरह से ये बैक्टीरिया का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे क्रॉस वॉल फ्रॉम मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन, क्रॉस वॉल भित्ति झिल्ली में अंतर्वलन। अंतर्वलन इन्वेजिनेशन का क्या मतलब हो जाता है? अंदर की ओर उसका फोल्ड होना। फिर पूरी तरह से क्रॉस भित्ति का रूप, मतलब पूरी तरह से यहाँ से यहाँ तक इसने क्या किया, क्रॉस किया और ये अलग अलग सेपरेट बन गई। और फिर इस तरह से 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं, है ना। तो ये तो हुआ बाइनरी फिजन के द्वारा डॉटर सेल्स का निर्माण होना, 1 से 2 सेल का निर्माण होना। इसके बाद है बडिंग या मुकुलन, जिसे हम कहते हैं। तो मुकुलन की विधि क्या है? ये है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक रूप होता है। अभी हमने देखा बाइनरी फिजन भी उसी का टाइप है और बडिंग भी उसी का टाइप है, जिसमें जो पेरेंटल एनिमल है, पेरेंटल जीव जो है, में उसमें कुछ प्रजनन संरचनात्मक बिंदु एक नए जीव को जन्म देते हैं। बडिंग को बड नामक एक छोटे उभार के निर्माण से सुगम होता है। मतलब क्या होता है इसमें कि बड के समान संरचना बनी होती है, जिससे वो आगे डेवलप हो जाती है, और इस विधि को क्या कहते हैं? मुकुलन या बडिंग कहते हैं, जो कोशिका के एक छोर पर विकसित होती है। जीनोम की प्रतिकृति यानी कॉपी के द्वारा अनुगमन किया जाता है, जहाँ जीनोम की एक प्रति कलिका में मिलती है। कली फिर आकार में बढ़ जाती है और एक संतति कोशिका में विकसित हो जाती है और अंतिम रूप में मूल कोशिका से अलग हो जाती है। बाद में क्या होगा? वो बड आगे कंप्लीट होगी, जैसे प्लांट में कहीं देखा हमने कि है ना, कोई बड निकलती है, अब वो बड जो है आगे क्या होगी, डेवलप होती जाएगी और अलग होके एक अपना अलग सेल को बना लेगी। ठीक है, इसी तरह से बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो मूल कोशिका से अलग हो जाती है और उससे के बाद क्या बना लेती है? एक डॉटर सेल बना लेती है। तो ये हो जाता है मुकुलन या फिर बडिंग। इसके बाद है विखंडन। विखंडन से हमें समझ में आ जा रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, वो टूट जाते हैं, है ना, फ्रेगमेंटेशन या फिर विखंडन। तो विखंडन प्रजनन का एक अर्थकायिक होता है। मतलब क्या होता है इसका अर्थ? क्या हो जाता है? वेजिटेटिव मीन्स होता है रिप्रोडक्शन इन विच अ फ्रेगमेंट ऑफ द पेरेंट गिव्स राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या हुआ इसका? जिसमें पैतृक का एक खंड एक नए जीव को जन्म देता है। मतलब उसका कोई एक भाग, पेरेंट का कोई एक भाग नए जीव को उत्पन्न कर देता है, उसे कहते हैं विखंडन या फ्रेगमेंटेशन। सभी खंड पूरी तरह से मैच्योर एवं संवर्ध जीव में विकसित होते हैं। जंतु जैसे कई जीव, मतलब उस जिसमें भी ये फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस हो रही है, जैसे कि कुछ एनिलिड्स में, कृमि यानी वॉर्म्स में, टर्बिलेरियन में और समुद्री तारे यानी स्टारफिश, कवक, फंजाई तथा पौधे विखंडन के माध्यम से रिप्रोडक्शन करते हैं। इन सब में फ्रेगमेंटेशन की क्रिया पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। इसके द्वारा कैसे होगा? प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, हमने अभी पढ़े थे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, दोनों ही हमने पढ़े थे। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे कि बैसिलस या क्लोस्ट्रीडियम सुप्त बीजाणु बनाते हैं, जो वास्तव में अंतर बीजाणु यानी कोशिका के भीतर, अंतर का मतलब हो गया अंदर, बीजाणु यानी स्पोर, यानी सेल के स्पोर के भीतर डेवलप होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? एंडोस्पोर कहते हैं। एंडोस्पोर के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान जीव द्रव्य आंशिक रूप से गुणसूत्र के चारों ओर एकत्रित हो जाता है। अब क्या हो रहा है? जो जीव द्रव्य क्या कर रहा है, जो क्रोमोसोम है उसके चारों ओर थोड़ी थोड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, जिससे चारों ओर एक कठोर प्रतिरोधी भित्ति का स्राव होता है। अब इसके कारण, साइटोप्लाज्म के कारण क्या होता है, उसके चारों तरफ एक कैसी बन जाती? कठोर प्रतिरोधी यानी उसको रोकने वाली एक वॉल का सिक्रेशन होता है। शेष जीवाणु कोशिका अधःपतन में से गुजरती है। जब स्थिति अनुकूल होती है तो बीजाणु की भित्ति टूट जाती है और नए जीवाणु जीवद्रव्य समूह से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो अब ये इस तरह की जो एंडोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है वो कब हो रहा है? जब कंडीशन कैसी होती है? अनफेवरेबल होती है। उस समय इस तरह का एक, जैसे कि सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, सेम वही प्रोसेस है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें भी एक प्रकार का पदार्थ स्रावित होता है, जो कि क्या करता है? एक कठोर प्रतिरोधी भित्ति या वॉल का निर्माण करता है। और जब कंडीशन फेवरेबल होती है तब वो क्या होता है? ये भित्ति टूट जाती है और बाहर आ जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसके द्वारा बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद
जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है, सेल वॉल, एक वेजिटेटिव सेल में डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, जो हमने पहले देखा था, ये डीएनए, और ये वेजिटेटिव सेल या वनस्पति कोशिका। अब इसमें क्या हो रहा है, डीएनए कोशिका की लंबी अक्ष के साथ संरेखित होता है। डीएनए एलिक्स अलोंग द सेल लॉन्ग एक्सिस, ठीक है। इसके बाद में 4 स्पोर बन रहा है यहाँ पे, आगे देखो। फिर इसी तरह से इसमें ये पूरी भित्ति बनी हुई है, ये पूरी भित्ति बनी हुई है ना, ये चारों बाहर तो पूरी भित्ति बनी हुई है, इसके अंदर ये डिवीज़न हो रहा है इस तरह से, और ये कैसी है, कठोर भित्ति बनी हुई है इसमें ये, ठीक है। और फिर इसने क्या किया, इसने ये अलग अपना एक सेपरेट बना लेगा, इसके बाद एक अलग अपना सेपरेट बना लेगा आगे जा कर के। जैसा इसमें दिया है। फिर क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बढ़ती है और एक दूसरी झिल्ली के भीतर अग्रभाग को बढ़ाती है। वनस्पति कोशिका का डीएनए विघटित हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखें तो क्या हो रहा है, ये अलग हो गया है ना, और ये सेकंड मेम्ब्रेन बन गई। यहाँ पे इसने एक मेम्ब्रेन बना ली अपनी, इसको अंदर बंद कर लिया, और ये एक भाग अलग हो गया, ये वाला, इस तरह से। अब यहाँ क्या हो रहा है, अभी तो ये यहाँ पर सेकंड मेम्ब्रेन बनाई थी, अब आगे क्या हो रहा है, यहाँ झिल्लियों के बीच कैल्शियम और डाइपिकोलिन एसिड का कॉर्टेक्स जमा हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डाइपिकोलिन का एसिड कॉर्टेक्स पे जमा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ ये क्या है, ये कॉर्टेक्स है, इसके ऊपर ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये क्या है, ये डाइपिकोलिन है, ठीक है, डाइपिकोलिनिक एसिड है। अब आगे इसमें क्या हो रहा है, फिर इसका ये आवरण बन गया। यहाँ पर बीजाणु आवरण अंतः बीजाणु के आसपास बनता है, और ये आउटर स्पोर आवरण, बाहरी बीजाणु आवरण बन गया। ये कठोर दिख रहा है यहाँ पे, ये सॉलिड, और अंदर इसमें क्या है, एंडोस्पोर है। फिर बाहरी बीजाणु आवरण, एक अंदर का हो जाएगा, इसमें एक बाहरी हो जाएगा। और ये क्या है, अंतः बीजाणु की परिपक्वता के पूरा होने बीजाणु आवरण और अज्ञात प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा और रसायनों का प्रतिरोध के में वृद्धि होती है, ठीक है। और इस समय क्या होता है, मूल कोशिका से जारी अंतः बीजाणु, एक ही अलग हो गया, इस सेल से ये अलग हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ ये पूरा इसमें से निकल के ये अलग रह जाएगी, और ये यहाँ पे निकल के अलग बना लेगा, ठीक है। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये भी टूट जाएगी और इसमें से ये बाहर निकल जाएगा। इस तरह से इसमें एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसके बाद है रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, रूपांतरण की प्रक्रिया पहली बार 1928 में फ्रेड ग्रिफिथ द्वारा वर्णित की गई थी। किसने बताया था इसके बारे में, फ्रेड ग्रिफिथ ने 1928 में बताया था। इसमें बैक्टीरिया में आनुवंशिक सामग्री का रूपांतरण होता है। ये तब होता है जब दाता कोशिका विखंडित हो जाती है, एक ग्राही कोशिका डीएनए अणु को छोड़ देता है तथा इसलिए दाता कोशिका की कुछ विशेषताएं उसके वंश द्वारा वंशागत हो जाती हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो दाता है ना, इसमें क्या हो रहा है, पहले बैक्टीरिया की आनुवंशिक सामग्री का स्थानांतरण होता है, यानी जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक सामग्री क्या हो जाती है, जेनेटिक मटेरियल, इसका ट्रांसफ़र हुआ। और ये तब होता है जब दाता कोशिका यानी जो डोनर सेल है वो विखंडित हो जाती है, यानी टूटती है। तब क्या होता है, एक ग्राही कोशिका डीएनए अणु को छोड़ देता है। जब क्या हो रहा है, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल उस समय ट्रांसफ़र होता है जब जो एक दाता सेल है ना, डोनर सेल है, वो विखंडित हो रही है, वो टूट रही है ना। तो टूटते समय क्या हो रहा है, उस समय ग्राही कोशिका जो है, जो रिसेप्टर है, जो इसको जो दाता की उसको ग्रहण करेगी ना, रिसेप्ट करेगी, उसको उसका डीएनए अणु को छोड़ देता है, और इसलिए दाता कोशिका की कुछ विशेषताएं उसमें उसके वंश द्वारा वंशागत हो जाती हैं, ठीक है। अब इसके हम डायग्राम को देखें। इसमें जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ग्राही कोशिका, ये क्या है, हमारी रेसिपिएंट सेल है, ठीक है।
ये है रेसिपिएंट सेल, ये जो है, ठीक। और यहाँ क्या है, ये है दाता कोशिकाओं के डीएनए खंड, ये वाले कौन से, ये दाता कोशिकाओं के डीएनए खंड है और ये रिसेप्टर है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ग्राही कोशिका दाता डीएनए लेते हैं। अब ये जो रिसेप्टर सेल है ये वाली है ना, ये क्या है, ये डोनर है, ये रिसेप्टर है। अब ये यहाँ से इसको जब ग्रहण करेगा, किसको, डोनर को, रिसेप्टर जब ग्रहण करेगा तो क्या होगा, पूरक क्षार के साथ में ये जुड़ जाएगा, यानी इसके जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ये इसके जो बेसिक है, इससे जाकर के ये यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, दाता डीएनए व ग्राही डीएनए के मध्य पुनर्संयोजन होगा, यानी आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे कि हमने डीएनए के रेप्लिकेशन में या फिर उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने देखा है कि उसका भाग जा कर के जुड़ जाता है ना, उसी तरीके से इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो भाग दिख रहा है, ये वाला पोर्शन इतना ब्लैक कलर में जो दिख रहा है, इसमें ये जा कर के जुड़ गया, ये पूरा एक बन गया ये, इस तरह से। और फिर क्या हो जाएगा, ये आनुवंशिक रूप से रूपांतरित कोशिका बन जाएगी, क्योंकि इसमें डीएनए के यहाँ से कैरेक्टर आ गए और इसमें जा कर के इसके जो सर्कल था इसमें जा कर के वो जुड़ गए हैं, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाती है, जीवाणु कोशिका में रूपांतरण की परिघटना प्रदर्शित हो जाती है, ठीक है। इसके बाद पुनर्संयोजन यानी ट्रांसफॉर्मेशन, रिकॉम्बिनेशन के परिणाम स्वरूप, जब रिकॉम्बिनेशन होगा उसके परिणाम स्वरूप परिणामी संतानों में पैतृक के दोनों उपभेदों के लक्षण का संयोजन होता है। मतलब जो पेरेंट सेल हैं उनके दोनों के कैरेक्टर उसमें आ जाते हैं। जब जीवाणु के विभिन्न उपभेद मिश्रित प्रकृति में या संवर्धन यानी कल्चर में पाए जाते हैं, इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक प्रकार के जीवाणु दूसरे प्रकार में बदल जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, दोनों पेरेंट के कैरेक्टर उसमें आ जाते हैं, ठीक है। फिर है ट्रांसडक्शन या जिसको हम कहते हैं पारक्रमण। अब ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।